हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज जो कि है 5 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रोजाना। आपको पता है कि यूपीएससी 2024 जस्ट राइट राउंड द कॉर्नर है। हमें लगता है कि अभी काफी टाइम है, बट पता नहीं चलता धीरे धीरे कब एग्जाम का समय नजदीक आता चला जाता है। ऑलरेडी अगस्त आ चुका है। ऑलरेडी अगस्त के शुरू के 7 दिन भी खत्म हो चुके हैं। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा। और अगर अभी हमने थोड़ी सी भी कमी छोड़ दी करंट अफेयर्स की तैयारी में, तो एकदम हमारे पास बल्क में करंट अफेयर्स तैयार होके खड़े हो जाएंगे, जो कि कंप्लीट करना देन रिवाइज करना हमारे लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो आज प्रॉक्सी ज्ञान पर मैं अर्पिता शर्मा आपके लिए एक बहुत अच्छा सीरीज लेकर आई हूँ, जिसमें हम धीरे धीरे हर दिन 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किया करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से। आपको पता है ये दो न्यूज़पेपर काफी इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग यूपीएससी सीएससी, चाहे वो मेंस की बात हो चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो। दोनों ही न्यूज़पेपर उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर नंबर 1, डे नंबर 1। मंडे से फ्राइडे हर दिन सुबह 8 बजे आपके पास ये लेक्चर सीरीज आ जाया करेगी। क्लास के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है द फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023। अभी हाल ही में लोकसभा में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करने की बात की गई, जो कि था सेक्शन नंबर 32C इन द जम्मू एंड कश्मीर फार्मेसी एक्ट 2011। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर फार्मेसी एक्ट 2011। देखिए, आपको इन सीरीज के अंदर करना क्या है कि एक रजिस्टर मेंटेन करना है। एक रजिस्टर 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डेली मेंटेन करेंगे, तो इससे आपके वीकेंड के समय आते आते करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएंगे, नोट्स आपके खुद के लैंग्वेज में तैयार हो जाएंगे, खुद के हैंडराइटिंग में तैयार होंगे, और सैटरडे संडे रिवाइज करना उतना ही इजी हो जाएगा। जब हम बात करते हैं 32C, ये सेक्शन ऐड किया गया लोकसभा के द्वारा हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर फार्मेसी एक्ट 2011 में। अब बेसिकली ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, फार्मेसी एक्ट, आपको पता है ये मेडिसिन से रिलेटेड है। इट रिलेट्स टू पर्संस हु आर रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। ये जो बिल है, इट विल एक्सटेंड द फार्मेसी एक्ट 1948 टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएनके। ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है ना, ये जेएनके यूनियन टेरिटरी तक एक्सटेंड किया जाएगा। इसकी एक्सटेंशन सीमा, इसकी बाउंड्री बढ़ाई गई है, इसीलिए अमेंडमेंट वर्ड लिखा गया है। ऑलरेडी फार्मेसी एक्ट 1948 था हमारे पास। ये सेक्शन नया ऐड करके जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड करके इस एक्ट को अमेंड किया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023। अब ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना जरूरी है कि किस किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको हमने अमेंड किया, किस मिनिस्ट्री के अंडर, किसके परव्यू में ये एक्ट आता है। द मिनिस्ट्री हियर इज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जब भी प्रीलिम्स की बात आती है, आपको जो भी बिल पढ़ रहे हैं, जो भी एक्ट पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड मिनिस्ट्रीज याद रखनी है। और जब मेंस की बात आती है, यही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज आप अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करेंगे। क्लास के एंड में मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी, जो कि आपको सॉल्व करना होगा। इस होमवर्क क्वेश्चन के चलते होगा क्या कि आपकी करंट अफेयर्स के ऊपर जो पकड़ है वो और मजबूत हो जाएगी। चलिए समझते हैं इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। जब हम बात करते हैं फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 की, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि नाउ द रजिस्ट्रेशन अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, इसके तहत जो प्रैक्टिशनर्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं, अब वो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गई है टू प्रैक्टिस फार्मेसी इन इंडिया। भारत में कहीं भी आपको फार्मेसी प्रैक्टिस करनी है, मेडिकल स्टोर्स आप देखते हो, है ना, तो आपको अपने फार्मेसी स्टोर्स खोलने हैं, प्रैक्टिस करना है, तो आपको इस एक्ट के तहत रजिस्टर खुद को करना ही पड़ेगा। नाउ दिस पर्टिकुलर बिल, ये जो अमेंडमेंट बिल आया है, इट स्पेसिफाइज, ये पॉइंट अंडरलाइन करने वाला है, आपको क्लास का पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। द बिल स्पेसिफाइज दैट एनीवन who is registered as a pharmacist under Jammu and Kashmir Pharmacy Act 2011 or possess qualifications prescribed under 2011 Act will be deemed to be registered as a pharmacist under the Pharmacy Act of 1948 also.
Here you can directly see the inclusion of Union Territory of Jammu and Kashmir. इस बिल में ये लिखा गया सेक्शन 32C के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान, कोई भी, एनीवन मींस कोई भी इंसान जो कि एज अ फार्मासिस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जम्मू एंड कश्मीर फार्मेसी एक्ट 2011 के तहत, या फिर उसमें जो कंडीशंस लिखी है उस कंडीशन को फुलफिल करता है, तो वो फार्मेसी एक्ट 1948 के अंडर भी ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा एज अ फार्मासिस्ट। यानी कि हमने फार्मेसी एक्ट 1948 की एक्सटेंशन को बढ़ा दिया, इसके कवरेज को जम्मू एंड कश्मीर तक अब लागू कर दिया। समझते हैं कि फार्मेसी एक्ट 1948 एक्चुअली होता क्या है। जब हम बात करते हैं फार्मेसी एक्ट 1948 एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, ये दोनों ही एक्ट जो है फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करते हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, अब ये चरस गांजा वाला ड्रग नहीं है, ये मेडिसिन की बात करता है, मेडिसिन, द मेडिसिनल ड्रग और द मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड फार्मेसी एक्ट 1948 दोनों ही रेगुलेट करते हैं फार्मेसी की प्रोफेशन को। अगर आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, वहां पर फार्मासिस्ट का एक सर्टिफिकेट लगा होता है एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। उस सर्टिफिकेट को जरूर चेक कीजिएगा, उसी के बाद आप वहां से मेडिसिन लीजिएगा। ये अवेयरनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि न्यूज में रहा है। ऐसे ही एक जन विश्वास बिल 2023 भी न्यूज में था। क्यों ये बिल न्यूज में था? बिकॉज इट प्रपोज्ड द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पेनल्टीज एंड इम्प्रिजनमेंट रिलेटेड टू दीज पर्टिकुलर एक्ट्स। दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। विश्वास का मतलब होता है ट्रस्ट, जन का मतलब होता है सिटीजन्स, पीपल। ओके, तो जितनी भी पेनल्टीज या फिर इम्प्रिजनमेंट रिलेटेड होती हैं इन एक्ट्स के अंडर, अगर आपने इन एक्ट्स के किसी भी क्लॉज को, प्रोविजन को वायोलेट किया है, तो उन पेनल्टीज को, इम्प्रिजनमेंट को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज पलेओ प्रॉक्सीज। ये करंट अफेयर आपका प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, पलेओ प्रॉक्सीज को पढ़ना बहुत जरूरी है। रिसेंटली एक देयर वाज अ क्लेम that a specific day in July 2023 was the warmest in the last 1 lakh years. 100,000 या 1 लाख, पिछले 1 लाख सालों में एक पर्टिकुलर डे था इस साल जो जुलाई 2023 में आया, जो सबसे ज्यादा वार्म पाया गया। एंड दिस क्लेम वाज डिक्लेयर्ड साइंटिफिकली अनफाउंडेड। क्लेम तो किया गया बट साइंटिफिकली इसको प्रूव नहीं किया गया। अब यहीं से कॉन्सेप्ट आता है पलेओ प्रॉक्सीज का। नाउ व्हाट इज दिस एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले तो ये किस पेपर से रिलेट करता है? ये पेपर है साइंस एंड टेक, ये सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक, पेपर 3 से भी ये रिलेटेबल है। Paleo proxies are short for paleoclimate proxies और paleo environmental proxies। यहाँ पर आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है? राइट इट डाउन। इट इज paleoclimate proxies और paleo environmental proxies। They are indicators। क्या होते हैं ये? राइट इट डाउन। They are indicators और they are records which are used by scientist। कौन यूज करता है इनको? साइंटिस्ट यूज करते हैं। They are used by scientist। Why they are used by scientist? Write it down। To reconstruct the past climate and the environmental conditions। तो अगर साइंटिस्ट को पास्ट, पीछे का, भूतकाल का क्लाइमेट रिकंस्ट्रक्ट करना है, उसे कंपेयर करने के लिए आज से, या एनवायरमेंटल कंडीशंस पहले जैसी होती थी उनको रिकंस्ट्रक्ट करना है, सो दैट दे कैन कंपेयर इट विद टुडे, देन दे यूज दीज इंडिकेटर्स, पलेओ प्रॉक्सीज इंडिकेटर्स। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? इजी था कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा इजी हो गया है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ट्री रिंग्स। आपने देखा होगा पेड़ होता है, पेड़ में इस तरीके की रिंग्स बनी होती है ना, तो ये ट्री रिंग्स उसकी एज बताती है एंड उसके पास्ट एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में ये पेड़ बड़ा हुआ, किस एनवायरनमेंट में ये पेड़ इसको एज अ सीड बोआ गया था, है ना। तो ये सारी चीजें ट्री रिंग से हमको पता चल जाती हैं। ट्री रिंग्स बेसिकली आर एग्जांपल्स ऑफ पेलियोप्रॉक्सीज। कोरल रिकॉर्ड्स, जो कोरल्स जो होते हैं पानी में, समुद्र में पाए जाते हैं, उनको पढ़ा जाता है, उनके पास्ट एनवायरनमेंट और क्लाइमेटिक कंडीशन को समझा जाता है, किस क्लाइमेटिक कंडीशन में ये कोरल्स फॉर्म हुए थे। आइस कोर्स, पोलन रिकॉर्ड्स, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पेलियोप्रॉक्सीज। अब ये आइस कोर्स कैसे एग्जांपल हो सकता है?
आइस कोर्स, जो आप ग्लेशियर्स देखते हो ना, ग्लेशियर्स के बिल्कुल कोर में जो बर्फ पाई जाती है उसको निकाला जाता है, दे आर ड्रिल्ड आउट, है ना। एंड देन वहां पर जो एयर बबल्स उस बर्फ में, उस आइस में जो एयर बबल्स ट्रैप्ड होते हैं, उनको पढ़ा जाता है, उनको स्टडी किया जाता है टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल कंडीशन इन विच दे वर बोर्न और फॉर्म्ड। Okay, so these pollen records, coral records, they can tell you or tell a scientist about the past vegetation and climate changes, जिसके थ्रू आप आज को कंपेयर कर सकते हो कि आज क्या हमारा क्लाइमेट और वर्स हुआ है या पहले से सुधरा है। All kind of physical environmental changes, biological changes, chemical processes can be studied through paleoproxies. तो मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, बिकॉज इन प्रीलिम्स अ लॉट इन द लास्ट फ्यू डेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड रिपीटेडली फ्रॉम साइंस एंड टेक। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर, जो कि है वाइकोम सत्याग्रह। ये आपसे आपका रिलेटेबल है पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। This is a really important topic, not just for prelims, this is also important for your मेंस। ये मेंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रीलिम्स के लिए है। आपको पता है ये जो 2024 आने वाला है, इट विल मार्क द सेंटिनरी ऑफ वाइकोम सत्याग्रह। कब हुआ था वाइकोम सत्याग्रह, कैसे सेंटिनरी इसको मार्क किया गया है, क्योंकि ये सत्याग्रह हुआ था 1924 में। दिस मूवमेंट स्टार्टेड ऑन 30th March 1924 at the Viacom Mahadeva temple, where the lower caste individuals were denied entry. तो यहाँ पर हमको पढ़ना क्या है सत्याग्रह में, देखो मैं आपको एक बैकग्राउंड तैयार करके देती हूँ, ठीक है। 1924 के टाइम पर एक स्टेट हुआ करता था ट्रैवनकोर, आप सबने सुना होगा। ट्रैवनकोर जो स्टेट था वहां पर थोड़ा सा रूथलेस सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहा करता था, ठीक है। बैकग्राउंड समझना जरूरी है अगर आप किसी सत्याग्रह या किसी रिवोल्ट को पढ़ते हैं। सत्य के लिए जंग, सत्य के लिए लड़ाई। ट्रैवनकोर एक रूथलेस सिस्टम से डील कर रहा था, फ्यूडलिस्टिक सिस्टम था, सामंतवाद था, फ्यूडलिस्टिक सिस्टम था, ठीक है। और गवर्नमेंट जो थी वो काफी रिजिड थी, काफी रिजिड गवर्नमेंट हुआ करती थी। अब यहाँ पर होता क्या है कि लो कास्ट कैटेगरी के लोग भी थे, देयर वर लोअर कास्ट ऑल्सो, ओके, डिफरेंट कास्ट होती है। लोअर कास्ट में क्या एग्जांपल आता है यहाँ पर, एजावास, दीज वर दी कास्ट, लोअर कास्ट, एंड देयर वाज पुलयास, ठीक है। पुलयास भी लोअर कास्ट हुआ करती थी। दे वर कंसिडर्ड एज पॉल्यूटिंग द प्लेसेस वेयर द अपर कास्ट पीपल यूज्ड टू विजिट। मतलब अगर ये पर्टिकुलर कुआं है, ठीक है, और यहाँ पर अपर कास्ट लोग आ रहे हैं, और अगर यही एजावाज या पुलायास कम्युनिटी के लोग भी आ जाते हैं, तो माना जाता था कि ये जो कुआं है ये अपवित्र हो गया, ये इम्प्योर हो गया। And there were rigid and ruthless caste system, so these lower caste people were also you can say discarded, or they were not allowed to enter into a temple. ये जिस जगह से गुजर जाते थे वहां से कोई अपर कास्ट का इंसान गुजरता नहीं था, इस तरीके की रिजिडिटी थी। दे वर नॉट इवन अलाउड टू वॉक ऑन द रोड सराउंडिंग द टेम्पल्स, and that is why this satyagraha movement started. Satyagrahis protested and tried to enter the temple, because भगवान तो सबके होते हैं ना, भगवान तो जाति धर्म नहीं देखते ना किसी का, भगवान सबके हैं। That is why this particular movement started, but they were resisted and arrested by the police. गांधी जी, चौतंपी स्वामीकल, श्री नारायण गुरु, ये ऐसे कुछ लीडर्स थे, विजनरीज थे, जिन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। और बिकॉज गांधी जी ने, चौतंपी स्वामीकल ने सपोर्ट किया इस मूवमेंट को, तो वर्ल्ड वाइड ये मूवमेंट सबकी नजरों में आ गया, पूरे भारत नेशन ने इसको सपोर्ट किया, सबके अटेंशन में ये आ गया। Christian and Muslim leaders also backed the movement. They also supported the movement. देखिए अगर आप यहाँ पर supported अपने means के आंसर में वर्ड यूज करेंगे तो अच्छा है, बट अगर आप backed वर्ड यूज करेंगे तो और भी वैल्यू एडिशन आपके आंसर में हो जाता है। The movement was temporarily withdrawn in April 1924. गांधी जी ने एडवाइस दिया कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सत्याग्रह हो सकता है कि एक वायलेंट मोड ले ले, और गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे नॉन वायलेंस, इसीलिए गांधी जी ने एडवाइस दिया कि अभी थोड़े टाइम के लिए इस मूवमेंट को थोड़ा सा रोक लो। ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी कहा जाता है, देखिए ईवी रामास्वामी नायकर के ऊपर पिछले कुछ महीनों में काफी बार द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आए हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की जब बात आती है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इनके बारे में पढ़ना होगा। हम एक सेपरेट लेक्चर भी इस पर्सनालिटी के ऊपर जरूर बनाएंगे। ही ऑल्सो ज्वाइन द मूवमेंट, बट ही वॉज ऑल्सो अरेस्टेड बिकॉज ही सपोर्टेड द मूवमेंट।
यहाँ तक सबको मुझे लगता है पॉइंट क्लियर हो गया है। तो ये था हमारा वायकॉम सत्याग्रह। अब जब बात आती है वायकॉम सत्याग्रह की, सिग्निफिकेंस पूछा जाएगा आपका मेंस में कि भाई इस सत्याग्रह का इंपॉर्टेंस क्या था। इंपॉर्टेंस यही था कि देखिए फाइनली कि ट्रैवनकोर जैसे स्टेट में भी गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस आ गया था, सत्याग्रह आ गया था। सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, सर्वोदय, ये गांधी जी के प्रिंसिपल्स हुआ करते थे। और ये प्रिंसिपल सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक सीमित नहीं थे, अब ये ट्रैवनकोर में भी एंटर कर चुके थे। For the first time, this particular satyagraha brought Gandhian methods of non-violent protest to Travancore. ये मूवमेंट 600 दिन तक चला था, कोई छोटा मूवमेंट नहीं था, नॉन स्टॉप थ्रू सोशल प्रेशर। सो बेसिकली इस मूवमेंट के सिग्निफिकेंस ये दर्शाता है, ये मूवमेंट यही दर्शाता है कि देखिए किसी एक उद्देश्य को जब इंसान ठान लेता है तो उसके लिए अपना सर्वोस्त्र या अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाता है, वो भी नॉन वायलेंट वे में। ये सबसे पहला ऐसा मूवमेंट देखा गया था ट्रैवनकोर जैसे स्टेट में। ऐसा मूवमेंट, वाइकॉम सत्याग्रह जैसा मूवमेंट इससे पहले ट्रैवनकोर में कभी नहीं हुआ था। और यहाँ से अवेयरनेस रेज होने लगी थी लोगों के अंदर कि ईश्वर सबके हैं। जो वेद बोलते हैं ना कि ईश्वर एक है और सबका है, वो जाति धर्म के बेसिस पे कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं करता, यही अवेयरनेस ट्रैवनकोर में भी अब आने लगी थी। दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूवमेंट। बात करते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, करंट अफेयर की, डीप टेक स्टार्टअप्स। अब इसके ऊपर एडिटोरियल आया था हिंदू न्यूज़पेपर में, इसीलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने वाली है डीप टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। अब डीप टेक्नोलॉजी होती क्या है? डीप टेक्नोलॉजी को हम, राइट इट डाउन, हार्ड टेक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डीप टेक स्टार्टअप आखिर होता क्या है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। डीप टेक स्टार्टअप्स जो होते हैं या डीप टेक्नोलॉजी जो होती है, इट इज अ क्लास ऑफ स्टार्टअप बिजनेस दैट डेवलप न्यू ऑफरिंग्स बेस्ड ऑन टैंजिबल इंजीनियरिंग इनोवेशन, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, फोटोनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये जितने भी एरियाज हैं ये डीप टेक एरियाज कहे जाते हैं। अगर आप इन एरियाज में कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर लोगों की हेल्प करने के लिए सामने आते हैं तो गवर्नमेंट आपको डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड के थ्रू मदद करेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली काफी सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि एआई को यूज कर रहे हैं। अगर आप बायजूस का एग्जाम्पल लेंगे, वो भी एआई बेस्ड ऑफरिंग्स, क्लास ऑफरिंग्स लेकर आए हैं। अगर आप बात करते हैं शक्तिमान की, तो शक्तिमान भी स्टार्टेड बाय विमल सिंह राठौर सर, वो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी टूल लेकर आए हैं मेंस आंसर इवैल्यूएशन के लिए। तो इस तरीके के स्टार्टअप्स जो होते हैं वो डीप टेक स्टार्टअप कहे जाते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग देने के लिए तैयार हो गई है। These technologies are transitioning rapidly from research to practical applications in the market। यानी कि रिसर्च भी बहुत जल्दी स्टार्टअप्स में हो रहा है और बहुत जल्दी ये मार्केट में एंटर कर रहे हैं। अब ये जो स्टार्टअप्स होते हैं इनके आप देखेंगे इकोनॉमी पे काफी अच्छा गहरा प्रभाव रहता है। इन स्टार्टअप से होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब्स जनरेट होंगी ज्यादा से ज्यादा, आपके जो मार्केट डिमांड्स हैं वो जल्दी से जल्दी फुलफिल होंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर मार्केट डिमांड्स फुलफिल हो रहे हैं जल्दी, जॉब्स फुलफिल हो रहे हैं, तो जीडीपी में भी इंप्रूवमेंट आएगा। इकोनॉमिकली ये बहुत वायबल ऑप्शन है, इसीलिए गवर्नमेंट एक इनोवेशन फंड इसके लिए तैयार कर रही है ताकि ऐसे स्टार्टअप्स के फाउंडर्स को हेल्प की जा सके विद द इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सामने आया है। आपको पता है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है उसका प्रीलिम्स का पेपर आपके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के साथ मर्ज हो चुका है। इसीलिए आप देखेंगे प्रीलिम्स में एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पाए जाते हैं। अभी रिसेंटली आई सॉ दिस इमेज इन द हिंदू न्यूज़पेपर। दिस इमेज वाज ऑफ बॉल्ड ईगल। अब ये बॉल्ड ईगल क्या होती है? ये आपने यूएसए में इस तरीके की ईगल्स बहुत देखी होगी अगर आप कुछ वेब सीरीज बाहर की देखते हैं। द बॉल्ड ईगल इज अ बर्ड ऑफ प्रे विच इज फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। ये जो ईगल है ये नॉर्थ अमेरिका में ज्यादातर पाई जाती है, कनाडा में, यूएस में, नॉर्दर्न मेक्सिको में। अगर आप फॉरेन मूवीज, हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो उसमें काफी इस तरीके की ईगल्स का जिक्र रहता है, दिखती ही रहती हैं। A sea eagle, it has two known subspecies and forms a species pair with the white-tailed eagle, which occupies the same niche as the bald eagle। अब यहाँ पर जब हम बॉल्ड ईगल की बात करते हैं, इनका लाइफ स्पैन ना बहुत ज्यादा रहता है, 20 से 30 साल तक की इनकी लाइफ रहती है। ओके, एंड ये क्या करते हैं, पेड़ आपने देखा होगा, पेड़ के बिल्कुल टॉप पर ये अपना नेस्ट बनाते हैं।
और वहीं पर अपने एग्स ले करते हैं सेफ्टी के लिए। अब इस तरीके के काफ़ी कार्टून वाली एनिमेटेड हॉलीवुड मूवीज़ मैंने देखी है, जहाँ पर बाल्ड ईगल्स ट्री के सबसे ऊपर ट्रंक पे टॉप पर अपना एग्स ले करते हैं। आईयूसीएन ने बाल्ड ईगल को लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में डाला है व्हेन इट कम्स टू देयर कंजर्वेशन स्टेटस। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अमेरिकन बाल्ड ईगल को इंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में 2007 में डाला गया था, बट अब फाइनली वहां से निकाल दिया गया है। अब ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में डाल दिया है, यानी कि इनकी स्पीशीज अब काफी हद तक प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पर ये थे आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज के। अब चलिए, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सेशन के एंड में हम एक क्वेश्चन मेंस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ आज। व्हाट इज डीप टेक्नोलॉजी? एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द चैलेंजेस इट फेसेस। 10 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन आप 1 या 1.5 पेज में आंसर जरूर कीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आज आप आंसर करेंगे अपने रजिस्टर्स में, और कल के 8 बजे की क्लास में हम इसका आंसर आपके साथ लाइव डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो। ये तो डे 1 था, आगे हम काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करने जा रहे हैं, ऐसे ही धीरे-धीरे, और सैटरडे संडे हम रिवीजन करेंगे। आई होप यू एन्जॉयड दिस सेशन। थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे अहेड।